Hello everyone, this is Devopriya this side and I have with me Saurav Sinha. He is the founder of Homeversity. Hello Saurav. Hi Devopriya and I'm glad to be here. Thank you for having me. So आज हम बात करने वाले हैं उनके स्टार्टअप के बारे में. तो सौरभ कैसा लग रहा है आपको? बहुत इंटरेस्टिंग एंड आई लव द प्लेस, आई लव द सेटअप एवरी टाइम. या हम सबको पता है, हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, हम सबको पता है कि हम सब कभी ना कभी ग्रेजुएशन किया ही है, हॉस्टल में रहे ही हैं. सो हॉस्टल का जो लाइफ है वो आपका कैसा रहा है? सो देवप्रिया, सबसे इंटरेस्टिंगली बात यह है कि मेरी पूरी जर्नी भी एज अ स्टूडेंट ही शुरू हुई थी. एंड व्हेन मेरा जब एडमिशन हुआ देहरादून में, एंड मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट था. एंड जब हमने पहली बार घर से निकल के हम लोग हॉस्टल गए, तो वो एक्सपीरियंस मैं आज भी कहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ का बेस्ट फेज़ होता है जब वो एक हॉस्टल में रहता है. एंड हमारा जो पूरा नोशन बना आगे चल के जब हमने ये कंपनी बनाई, ये वो जो नोशन था कि उस बेस्ट फेज़ को वो हमेशा याद रखे, उसको एक अच्छी मेमोरी की तरह लेके पूरी लाइफ में चले. उसी एजेंडा के साथ हमने अपनी कंपनी की भी आगे चल के शुरुआत की. सो मेरा जो पर्सनल हॉस्टल लाइफ था वो काफ़ी इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है कि हम आगे कंपनी में कैसे क्या करने वाले हैं. सो अब जितने भी हमारे श्रोता हैं उनको ये लग रहा होगा कि मैंने जो अपना डिस्कशन शुरू किया वो आपके हॉस्टल लाइफ को लेके क्यों किया. सो मैं सबको ये बताऊं कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं सौरभ, इन्होंने अपना जो स्टार्टअप लाइफ है वो शुरू ही किया था हॉस्टल से. और हम सबको पता है कि हम अपने हॉस्टल्स में लाखों करोड़ों सपने देखते हैं कि आज मुझे ये करना है, मैं वो बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा. वो ऐसा आपने भी देखा होगा सौरभ. तो जो आपने देखा था और जो आपने आज किया है उसमें कितना डेवलपमेंट है. तो लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन कि आपका स्टार्टअप है क्या? सो देवप्रिया, होमवर्सिटी इंडिया के एक बहुत बड़े इशू को सॉल्व करने की तरफ फोकस्ड है, जिसे कहते हैं इंडिया का स्टूडेंट हाउसिंग मार्केट इशू. भारत में, हमारे देश में 50,000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हैं. और मेजॉरिटी ऑफ इन इंस्टीट्यूशंस में कैंपस के अंदर की अकोमोडेशन बहुत सीमित नंबर में अवेलेबल है, जो कि जनरली 10 से 12% बच्चों को ही अकोमोडेट कर पाते हैं अपने कैंपस हॉस्टल्स में. और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर के प्राइवेट हॉस्टल्स में रहते हैं, जिनको इंडिया का प्राइवेट स्टूडेंट हाउसिंग मार्केट कहा जाता है या प्राइवेट स्टूडेंट हाउसिंग इंडस्ट्री कहा जाता है. एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. इसे रिसेंटली 58,000 करोड़ के आसपास पे वैल्यू किया गया. एंड ये सिर्फ न्यूमेरिकली बड़ी नहीं है. मैं ये मानता हूँ कि आप इंडिया में किसी भी एक घर में आज फ़ोन उठा के कॉल कर लीजिए, तो उस घर में किसी आइदर स्टूडेंट को या उसके पेरेंट को या उनके ग्रैंड पेरेंट को अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी हॉस्टल की प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी. राइट. सो इट इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम एंड अ कॉमन प्रॉब्लम कि ये हर घर में इशू पाया जाता है. एंड इसको सॉल्व करना कोइंसिडेंटली, मैं ये मानता हूँ कि एक कोइंसिडेंस था कि एक स्टूडेंट के तरफ से ही एक सोल्यूशन निकला. और हमने इसकी शुरुआत अपने हॉस्टल रूम से ही करी, क्योंकि जब मेरा एडमिशन देहरादून में हुआ और मैं इस प्रॉब्लम से फर्स्ट हैंड गुजरा, तो मुझे समझ में आ गया कि इसको सॉल्व कोई और करेगा नहीं, हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी और को शायद समझ में नहीं आएगा जिसने ये खुद एक्सपीरियंस नहीं किया. सो उसी को करते हुए हमने एक ब्रांड की शुरुआत की जिसका नाम था होमवर्सिटी, जो भारत में आज कई शहरों में स्टूडेंट्स को अपने प्रायोरिटीज़ और प्रेफरेंसेस और बजट के हिसाब से एक अच्छा एकोमोडेशन ढूंढने और बुक करने में मदद करता है. होमवर्सिटी की शुरुआत एक एज अ बुकिंग प्लेटफॉर्म हुई थी, बट आज होमवर्सिटी एक क्लब ऑफ इकोसिस्टम है, काइंड ऑफ बहुत सारी सर्विसेज का. आगे जाके अभी हम एक और प्रीमियम लाइन ऑफ हॉस्टल कैटेगरी लॉन्च करने वाले इंडिया में, जो कि स्टूडेंट हाउसिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा. सो बात करते हैं आपके इनिशियल जर्नी के बारे में. जब आपने ये शुरू किया, हम सबको पता है कि जब हम कोई भी नया आइडिया सोचते हैं तो उसके लिए पैसा लाना बहुत मुश्किल होता है. उसके लिए पैसा तो चलिए सेकेंडरी है, विश्वास लाना भी बहुत मुश्किल होता है कि कोई माने कि आपका आइडिया एक्चुअली काम कर सकता है. And me knowing the kind of family background that you have family background of IAS officers. Yeah. You are from a place where it's the karma bhumi of IAS officers. Yes. And civil services basically. Right. And वो उस kind of background से being the जो एकदम out of the box होके एक अलग सेगमेंट में बिजनेस करना, was it easy, hard, क्या था, कैसा था, and how was the experience and how would you relate that with today's Gen Z mindset? सो मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी इजी नहीं था. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक डिफ़ॉल्ट अप्रोच है. राइट. एंड हमारे लिए जहाँ पे
एज अ फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन बनने का जो जर्नी था वो बहुत चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि सिर्फ हमें अपने माइंडसेट को तो स्ट्रक्चर करना ही था, साथ ही साथ उस सोसाइटी के माइंडसेट को भी स्ट्रक्चर करना था जिसमें हम रहते हैं। क्योंकि ये कहने की बात बहुत आसान है, कहने में बहुत आसान है कि फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है, राइट। एंड मैं एक बहुत ही मेहनती स्टूडेंट था, तो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि ये भी उसी ट्रैक पे जाएगा जिस पे बाकी लोग गए हैं हमारे फैमिली में। बट हम जब भी किसी फैमिली फंक्शन में हम लोग बैठते थे फ्रेंड्स के साथ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता था कि क्यों बिजनेस, क्यों, राइट, वाई चूजिंग अ डिफरेंट लाइन। और उस समय एक स्टूडेंट जो कि कॉलेज में एक छोटा सा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, उसके लिए डिफ़ाइन करना कि क्यों इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। आज हम जहाँ पहुँचे उसके बाद शायद वो कहना क्यों बहुत आसान हो गया, बट 4 साल पुराने सौरभ से अगर ये कोई पूछे तो उसको पता है क्यों, बट उसको ये बताना और समझाना दूसरों को कि दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। और मेरा मानना ये है कि आज भी मैं जिस भी कॉलेज में जाता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और ये आज का ट्रेंड नहीं, ये पहले से भी चलता आ रहा है। तो मुझे एक अंकल ने कहा था जब मैं शुरुआत कर रहा था एक फैमिली फंक्शन में, वो आए और काफ़ी टॉन्टिंग वे में उन्होंने मुझे कहा कि मेरे फैमिली को कहा कि हर बच्चा कॉलेज में प्रोजेक्ट करता है, हर बच्चा कॉलेज में प्रोजेक्ट करता है, वो प्रोजेक्ट सेकेंड ईयर में शुरू होता है, 4th ईयर तक आते आते ख़त्म हो जाता है। तुम्हारे प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जो इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर? बट सबको जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती, आपका काम जवाब देता है। आगे चल के उनकी फैमिली से कुछ लोग हमारी कंपनी में इंटर्नशिप करते थे, सो आपका काम आपको जवाब देगा। एंड मेरा मानना ये है कि देखिए, कोई भी जेन ज़ी को मैं ये कहना चाहूँगा, जो ज़ील की बात आपने कही, जेन ज़ी इज़ अ फास्ट क्विक जनरेशन, राइट। मैं ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट अ क्विक स्प्रिंट, ये बहुत लंबा मैराथन है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई कंपनी आज आप शुरू करो और अगले 1-2 साल में वो बहुत बड़ी कंपनी, ये एक मिथ है। आप आज भी जितने पॉपुलर ब्रांड्स को जानते हैं उनको आप शायद 1-2 साल से जानते हो, बट वो पुराने ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं, राइट, वो आज जाके लाइमलाइट में आए। क्योंकि कोई भी नई कैटेगरी खोलने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिजेक्शंस हैंडल करने पड़ते हैं। सो सबको यही कहना चाहूँगा कि पेशेंस रखिए, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। बट हाँ, काम अपना ज़रूर करते रहिए और टाइम दीजिए। कोई भी ओवरनाइट नहीं होता है, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता है। एंड उसमें ऐड करते हुए ये बोलूँगी कि जितना जल्दी हो सके शुरू कर दीजिए। यस, जितना जल्दी हो सके शुरू कर दीजिए। मैं आज भी जब कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो आपको एक इंटरेस्टिंग मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र कम है अभी। सो मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में जा चुका हूँ जहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन दे दिया है या मीटिंग अटेंड करके जब बाहर निकल रहा हूँ तो लोग आके मुझसे पूछते हैं कि सौरभ नहीं आने वाले क्या, क्योंकि उनको लगता नहीं है कि मतलब मैं ही ये छोटा सा लड़का सौरभ है जो ये कंपनी रन कर रहा है। ये मेरे साथ बहुत होता है और इस बात को मैं एज अ गुड फीडबैक लेता हूँ कि शायद जो लोग आज से 35, 36, 38 ईयर्स में जाके सेटल हो रहे हैं इस फील्ड में, हमें एटलीस्ट अभी से वो एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो दैट आगे की जो हमारी जर्नी होगी वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड होगी। सो ये स्टार्ट अर्ली। सो बेसिकली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं आई एम ऑल्सो इंजीनियर। सो मेरा अगर मैं इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे इंजीनियरिंग के एक्सपीरियंस में भी मैंने बिज़नेस किया है, राइट। सो मैंने मेरे बिज़नेस के एक्सपीरियंस में जो मैंने फेस किया था, जो आप बिज़नेस किसके साथ करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, आपने भी कुछ ऐसा ही शुरू किया होगा। तो जब मैंने अपने दोस्त के साथ बिज़नेस किया, उसमें टीम डिस्प्यूट के कारण मेरा बिज़नेस रुक गया। सो मेरा बेसिक क्वेश्चन का फंडा ये है कि हम सब हॉस्टल लाइफ के टाइम में काफ़ी सारे छोटे प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स, छोटे इनिशिएटिव्स लेते हैं, जो कि आगे जाके बड़ा होगा नहीं होगा वो आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली। तो आप जब शुरू करते हैं तो आप 3-4 लोगों के साथ शुरू करते हैं। तो जब आप ये शुरू करके आगे लेके जाते हैं और जब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये तो मेरा बस दोस्त ही था, इसका बिजनेस से लेना देना नहीं है, आप उसको टैकल कैसे करते हैं, जो कि आपने किया है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर स्टार्टअप स्टोरीज़ कॉलेज हॉस्टल रूम्स में ही शुरू होती हैं, क्योंकि वो एक फेज़ होता है जहाँ पे यू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, राइट। एंड ये हमारी भी कहानी थी। हमने भी जब एक बिज़नेस प्लान कंपटीशन के तहत, एक पार्टिसिपेशन के तहत इस कंपनी की आगे जाके शुरुआत हुई, और उस समय हमने भी कुछ अपने खास दोस्तों के साथ ही कंपनी शुरू की। बट वक्त के साथ मुझे समझ में आ गया कि बहुत फ़र्क है एक स्टूडेंट में और एक एंटरप्रेन्योर में। जो फ़र्क वो ये है कि कहीं कहीं पे आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो ओवरलैप अगर होने लग रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रोडक्टिव नहीं होता। हाँ, बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे वो ओवरलैप बहुत अच्छा निकल आता है, राइट। बट मेरा मानना ये है कि यू शुड हैव द करेज टू ड्रॉ दैट लाइन। कभी कभी वो लाइन ड्रॉ करना स्टार्टिंग में पेनफुल होगा, क्योंकि शायद सामने वाला वो बात ना समझ पाए। हमारे साथ भी ये हुआ था कि जब हमने शुरू की थी कॉलेज में, मैं सेकेंड ईयर में था और
4th ईयर आते आते 3rd ईयर के एंड तक ही प्लेसमेंट्स शुरू हो जाते हैं कॉलेजेस में। तो मेरे साथ जो लोग थे उनको भी प्लेसमेंट ऑफर, हमारे पास भी ऑफर्स थे। सो उस प्लेसमेंट ऑफर को ना बोल के अपने प्रोजेक्ट पे, अपने ड्रीम पे काम करना, मैंने जैसा कहा कि वो सिर्फ अपने लिए चैलेंजिंग नहीं, वो सोसाइटी को भी कन्विंस करना पड़ता है। शायद सब लोग कन्विंस नहीं कर पाते एंड वो ओके है, मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स फाइन। मैं कहता हूँ कि सब शायद ना समझ पाए या समझा पाए। सो जो लोग नहीं समझ पाए, आप उनको मौका दीजिए कि आप अपने लेवल पे डिसीजन लीजिए। आप उन पे सुपर इम्पोज ना करिए कि हाँ आपको ये करना ही करना है। आप देखिए कि क्या वो ये कर सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द करेंट सेटअप, क्या वो डिस्टर्बेंस ले सकता है, राइट? डिस्टर्बेंस तो होगा ही, राइट? सो मुझे याद है कि मैं इंटरव्यू दे के निकला था प्लेसमेंट का अपना खुद का, और मैंने होम यूनिवर्सिटी का सेम डे अपनी कंपनी में हायरिंग के इंटरव्यूज़ लिए थे, राइट? और बाद में मैंने ऑप्ट आउट कर दिया था क्योंकि हमें साइन करना पड़ता है कि यू ऑप्ट आउट। सो वो साइन करना, बोलना जितना आसान है वो उतना, मैंने घर पे फ़ोन किया था, मैंने अपने फादर से बात करा कि ऐसा ऐसा है, हमें सिग्नेचर करना पड़ेगा कि वी आर ऑप्टिंग आउट। तो यही सब ने भी किया, जो भी बाकी लोग थे। तो किसी के कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने, बट फॉर्चुनेटली मेरे फादर बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिव है। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अरे जॉब करने के लिए तो 60 साल है ज़िंदगी की, अभी जो करना है वो करो, राइट? सो हमने वो किया एंड वो एज अ एंटरप्रेन्योर मैं आज वो देखता हूँ कि शायद वो कैपेसिटी, वो लाइन ड्रॉ करने की कि हाँ वी कैन बी फ्रेंड्स बट नॉट फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव, वो बहुत ज़रूरी है। शायद मैं मानता हूँ वो बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है। अगर एक फाउंडर ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि किसको अपनी जर्नी में साथ लेके चलना है ना, तो वो फाउंडर बहुत आगे दूर तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फिर वो उस इमोशनल पैराडाइम में फंस जाएंगे और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिजनेस कोई भी अभी के टाइम पे हम सबको पता है, अगर हम कोई भी न्यूज़ स्क्रॉल करते हैं, इन शॉर्ट्स बोलो या कोई भी न्यूज़ स्क्रॉल करते हैं, तो 10 न्यूज़ में से आप 5 तो आपको ऐसे मिलेंगे, इसने फंड रेज की, इसने फंडिंग दी, यही सारी चीज़ें हम फंडिंग के बारे में हमें पता चलती हैं। मतलब हमें ये पता चल गया है कि स्टार्टअप बज़ इज़ इमेंस, बहुत अच्छे तरीके से हम उसमें घुस चुके हैं। तो अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ आपके क्वेश्चन को, व्हाट वाज योर फर्स्ट चेक, हाउ डिड यू एक्वायर योर फर्स्ट चेक? सो फर्स्ट चेक तो मैं कहूँगा 25,000 रुपये का था, जो हम एक बिज़नेस प्लान कंपटीशन में हमने जीता था। और उस 25,000 रुपये को हमने सही तरीके से यूज़ करके कुछ सर्वर्स खरीदे। हम खुद कोडर्स हैं तो हमने खुद प्लेटफॉर्म्स कोड किए। बट जो प्रॉपर फर्स्ट चेक था वो आई थिंक 1.25 करोड़ रुपीज़ का था, बैक इन 2018-19 में। एंड वो हांगकॉन्ग में था। सो ये भी अलग ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि 2018 में एक कंपटीशन होता है, एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम है RISE, जो हांगकॉन्ग में होता है। सो वो उस कंपटीशन में हर साल बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों को इनवाइट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है अलग अलग स्टेजेस के लिए। तो मैं उस कंपटीशन में जाने के पहले इंडिया में अपने प्रोजेक्ट को पिच करता था एज अ स्टूडेंट। मैं उस समय कॉलेज में ही था और हमें ऑफर्स मिलते थे कि ये लो 3 लाख रुपीज़ 50% दे दो, हम बिकॉज हम स्टूडेंट्स थे। और मेरे साथ के लोगों के लिए 3 लाख रुपीज़ बहुत बड़ा था, क्योंकि हमारे पॉकेट्स में कितने थे, 2,000-4,000 रुपये, राइट? सो बट जब मैं हांगकॉन्ग में, जब हम लोग उस इवेंट में सेलेक्ट हुए, मैंने अपने फादर से कुछ पैसे मांगे जाने के लिए और उन्होंने पैसे दिए और मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। जब मैं वहाँ गया तो मुझे समझ में आया कि एक माइंडसेट होती है अंडर वैल्यू करने की, कभी कभी खुद को, राइट? वो हम तब तक करते हैं जब तक हमने एक दूसरे आउटसाइड पर्सपेक्टिव से खुद को नहीं देखा है, राइट? जब हम हांगकॉन्ग पहुँचे और जब हमें उसी प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे हमें 3 लाख रुपए फॉर 50% मिलता था, जब हमें 1.2 करोड़ का चेक एक बहुत माइनर परसेंटेज के लिए मिला, तो हमें समझ में आया कि ओके, इंडिया इवॉल्व हो रहा है और उस माइंडसेट को ना अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और आगे चल के वो प्रोजेक्ट्स कंपनीज में बदल सकते हैं। तो पहला चेक, जो प्रॉपर चेक था, वो 1.25 करोड़ का था। उसके बाद हमने काफ़ी और भी फंड रेज़ किया। सो हमने ये बात समझ ली है कि देखिए, फंडिंग इज़ नॉट एन अचीवमेंट, इट्स एन ऑब्लिगेशन। मैं ये सबको कहता हूँ कि आप इसको अचीवमेंट मत देखिए, आप इसे ऑब्लिगेशन देखिए कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। एंड मैं आज भी कहता हूँ कि बहुत फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी कंपनी को, अनलेस आप किसी हैवी सप्लाई चेन हार्डकोर ऑपरेशंस वाले कंपनी प्रोजेक्ट में हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बेस हैं, आप इनिशिएशन और शुरुआत के जो फेज़ होते हैं उनको काफ़ी कम रिसोर्सेज के साथ भी शुरू कर सकते हैं और जुगाड़ माइंडसेट। और ये जो फंडिंग जर्नी मैं कहूँगा अपनी, मुझे धीरे धीरे समझ में आई। बट मुझे स्टार्टिंग में बहुत पहले मेरे एक मेंटोर हैं अमित मिश्रा सर, उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि जुगाड़
कैन डू वंडर्स ओवर एक्चुअल रिसोर्सेज, एंड दैट्स द मेंटालिटी दैट वी हैव. आज भी हम काफ़ी ऐसे कैंपेन्स करते हैं जहाँ पे हम कुछ भी खर्च नहीं करते, बट मिलियंस ऑफ हिट्स आ जाते हैं उस पर. सो माइंडसेट होना चाहिए आपका कि कम से कम पैसों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम पाए. क्योंकि वो जो कॉम्पिटिशन जीते थे, और वो माइंडसेट तब से ही चलता है. हम उसमें थर्ड आए थे. फर्स्ट जो कंपटीशन में आए थे उनको 1 लाख रुपीज़ मिला था, सेकंड को 50, थर्ड को 25,000. और 2-3 दिन के बाद जब ये इवेंट ख़त्म हो गया तो सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, पार्टीज़ की. गलती से हमने वो कंपनी के नाम पे चेक बनवा लिया था, जो कंपनी उस समय थी ही नहीं, राइट. और वो चेक तो हम कैश आउट कर नहीं सकते थे. सो 3 दिन के बाद हमें बुलाया गया, सबको बुलाया गया कि भाई आपने फ़ंड्स का क्या किया. तो कुछ लोगों ने बारबेक्यू नेशन में पार्टी कर लिया था, कुछ लोगों ने कोई बाइक राइड कर लिया था. हमने वो चेक कैश भी नहीं किया था क्योंकि हम कैश कर ही नहीं सकते थे, राइट. बट मुझे उस दिन समझ में आया कि अच्छा ही वो हमने वो कैश नहीं किया था, क्योंकि उस पैसों से ही इस कंपनी का बेस सेट हुआ. सो कुछ चीज़ें लिखी होती हैं और सही टाइम पे सही जगह होना भी बहुत ज़रूरी. सो फंडिंग जर्नी कॉम्प्लिकेटेड है, बट उससे डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, अच्छे लोगों को अप्रोच करेंगे, आप सिर्फ पैसों को ना देखें, आप ये देखिए कि आप पैसे किससे ले रहे हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग आपके साथ कैसा है, विजन क्या है. अगर आपसे वो मैच करता है तो आप आगे बढ़े. सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट को देख के आगे ना बढ़े. ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा. आपने जब अपने हांगकांग में जो आप राइज में गए थे, उसके जो एक्सपीरियंस की बात बोली तो लिटरली मुझे गूज़बम्स आ गए कि एग्जैक्टली एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट, थर्ड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट के हाथ में अगर 1.2 CR का चेक होगा तो पहला तो ये होगा कि हम सोचते हैं पैसे मिलने से पहले हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहाँ पे लगा देंगे. लेकिन जब पैसे आ जाते हैं तब होता है कि भाई यूटिलाइज़ कैसे करें. एग्जैक्टली. क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, मैंने अपने ही इंक्यूबेशन सेंटर में मैंने लोगों को 2 लाख प्रॉपरली यूटिलाइज करते हुए, स्ट्रगल करते हुए देखा है. क्यों? क्योंकि जैसा आपने बोला, हम उसको लेके बारबेक्यू नेशन में खाने नहीं जा सकते. Right. वो पैसे को आपको बिजनेस में ही यूज़ करना पड़ेगा, जुडिशियसली यूज़ करना पड़ेगा. सो उसी फंडिंग के बारे में बात करते हुए मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने जितने भी इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्शन किया है, स्टार्टअप्स के साथ इंटरेक्शन किया है, मैंने ये चीज़ कॉन्स्टेंटली देखा है कि इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप्स में जब इन्वेस्ट करना होता है, द फर्स्ट पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट वो देखते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो आइडिया नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो है टीम. राइट. टीम को देखते हैं. तो जब आप पिच कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको होता होगा या हुआ होगा, अभी तो चलिए आप काफ़ी आगे आ चुके हैं, कि आप सोलो फाउंडर हैं. राइट. सोलो फाउंडर कि आप अकेले हैं, आप कैसे संभालेंगे, आपसे कैसे होगा. राइट. ये क्वेश्चन आएगा ही. ये क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा नहीं होता, मतलब आता ही है मोस्टली. फर्स्टली आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से एड्रेस किया. सेकेंडली आपने जब एड्रेस, मतलब ये आप अगर किसी को एड्रेस कर रहे हैं, आप उनको कन्विंस कर रहे हैं, आप उस पर खड़े कैसे उतरे. ये सवाल तब भी आया करता था जब मैं उस 25,000 की कंपटीशन में पिच कर रहा था, और आज हमने 1 मिलियन से भी ज़्यादा काफ़ी पैसे रेस कर लिए होंगे, और प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशनल VCs होते हैं उनसे भी पैसे रेस कर रखे हैं हमने. तो ये सवाल तब भी आया था, और इस सवाल का जवाब आप कोई रैशनल शायद आंसर दे के ना दे पाएँ, वो आपकी कन्विक्शन में दिखना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये मानता हूँ कि अगर एक फाउंडर अपने आइडिया को सेल कर सकता है और क्रिटिसिज्म ले सकता है, उसके हिसाब से अडेप्ट करके इम्प्रूवमेंट्स कर सकता है, उससे ज़्यादा एक इन्वेस्टर को कुछ चाहिए नहीं होता है. अब वो 1 हो या 2 हो या 4 हो, उससे एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता. आपके नीचे की टीम, आपके साथ की टीम, उनके नीचे की टीम, वो जो सिस्टमैटिक हायरार्की आप क्रिएट करते हैं जिसमें विजडम पास होता है, वो कैसा है वो देखना बहुत ज़रूरी है. दूसरी बात ये है कि मुझे बहुत लोग सजेस्ट करते थे कि आप एक को फाउंडर क्यों नहीं देख लेते, ढूंढ लेते. वी आर वेरी ओपन टू इट. ऐसा कुछ नहीं कि वी नेगेटेड, ऐसा नहीं है. बट बात ऐसी है कि आप ढूंढ के नहीं ढूंढ सकते. यू विल ऑलवेज एंड अप फाइंडिंग पीपल हु आर गुड. हाँ, अब वो को फाउंडर के टैग में है या किसी टीम में मेंबर के टैग पे हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. एंड मैं अपनी कंपनी में स्पेसिफिकली कोई डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करता हूँ. राइट. हमारे यहाँ एक छोटा सा रूल है, उस रूल पे अगर आप खड़े उतरते हैं तो आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं आगे के स्टेप्स के लिए. वो इस रूल है कि आप एक ना एक बार हॉस्टल में रह चुके होंगे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप नहीं रहे हैं और आप हमें पसंद है तो हम आपको रुकवाएंगे उस शहर के एक ऐसे हॉस्टल में जो हमने सेलेक्ट किया होगा. ठीक है, आपको वहाँ पे 1 महीना रहना है. ये बात बहुत लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती थी, जो सीनियर लेवल CXOs आते थे, बट बाद में उनको ये समझ में आ गया कि क्यों हम ये करते हैं. ये जो को फाउंडर वाली माइंडसेट है वो इसलिए भी ज़रूरी है इन्वेस्टर्स की नज़र में कि 2 लोग हैं जो एक ही विजन पे काम कर रहे हैं,
दोनों लोड बैलेंस कर सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास उतनी अच्छी टीम है जो कि वो लोड बैलेंस करने में आपका मदद कर रही है, तो वो को फाउंडर के टैग पे हैं या टीम के टैग पे, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। एज ए मैंने कहा, वो कन्विक्शन होना चाहिए वो चेंज करने का, एंड व्हाट एक्सटेंट यू गो। यू नो, मैंने एक कहावत पढ़ी थी कि ट्रैवल द एक्स्ट्रा माइल, इट्स नॉट जनरली ओवर क्राउडेड, राइट? सो इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट, पीपल सी दैट। सो इसी बात से मुझे क्यूरोसिटी हुआ आपके प्रोसेस ऑफ हायरिंग को लेके। सो आपने ऑफ कोर्स, आपकी कंपनी अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो आपने काफ़ी IIM एंड IIT ग्रेजुएट्स को हायर करने की कोशिश की होगी। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर हायरिंग, जब आप IIM और IIT से हायर कर रहे हैं तो एक पोजीशन, एक लेवल पे ही हायर कर रहे होंगे। तो जब आप हायर कर रहे हैं तो उनको हायर करते हुए आपको कौन से ट्रबल शूट करना पड़ा? मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैंने भी ऑलरेडी हायर कर रखे हैं, मतलब या काम कर रखा है हमारी कंपनी में काफ़ी सीनियर लेवल लोगों के साथ, जो हमारी कंपनी में सीनियर लेवल पोजीशंस पे थे, जो कि टॉप IIT स्कूल्स से थे। एंड जो माइंडसेट मुझे स्टार्टिंग में एक गैप लगा, एक कि वो बहुत ही, पहली बात बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, राइट? दे आर वेरी सिस्टमैटिक, राइट? दे नो देयर स्टफ, राइट? एंड चैलेंज यहाँ पे आता है कि व्हेन यू टेल देम कि यू विल हैव टू डू समथिंग दैट यू माइट नॉट नो इनिशियली, उसको एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं वो सामने, दैट इज़ द डिसाइसिव फैक्टर फॉर मी कि उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, रादर देन वो किस कॉलेज से हैं। अगर वो IIT से भी हैं और हमारे अप्रोच को समझ नहीं पा रहे या हमारे विजन को समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर उनका हमारी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, वो कहीं और अच्छे से सूट कर पाएंगे शायद। तो मेरे हिसाब से जो एक चैलेंज वो लगती है कि उनको ये समझाना कि आपका विज़न क्या है, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो शायद वो उस विज़न को सिर्फ एक प्रैक्टिकल अप्रोच से देखना चाहें तो कभी कभी मुश्किल होता है, क्योंकि हम वो चीज़ बना रहे हैं जो अभी तक बनी नहीं है, वो बेच रहे हैं जो लोगों ने कभी ख़रीदा ही नहीं है आज तक, राइट? सो उसका कोई यूज़ केस नहीं है जिस पे आप अपने एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकलिटी को बेस कर सकते हैं। तो उनको वो समझाना कि देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड प्रैक्टिकलिटी, जो कि आपको यहाँ पे और यहाँ पे यकीन होना चाहिए, राइट? एंड इफ़ यू शुड बी हैविंग दैट करेज टू सी इट थ्रू। अगर वो देखते हैं, एंड मोस्टली पीपल डू दैट, बिकॉज आई बिलीव, एज आई सेड, दे आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल आई हैव मेट। हार्ड टफ सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली सॉल्व करते हैं, एंड उनका अप्रोच देख के मैं बहुत सीखता हूँ। एंड यही है कि हाँ, जो मैंने कहा कि प्रैक्टिकलिटी प्लस दैट एम्पैथी इज वेयर आई go, where that is a a lot of sweet effort spot. goes. Yeah, that's a sweet spot, and to get to that sweet spot a lot of effort goes into it, but हो जाता है। एक स्मॉल टाउन लड़का सडनली सोलोप्रेन्योर गोज आउट फॉर बिजनेस फ्रॉम अ फैमिली, एक ऐसे फैमिली से जहाँ पे कोई बिजनेस बैकग्राउंड है नहीं, फंड रेज करना शुरू करते हैं। स्लोली पता चलता है कि टीममेट्स पीछे हट रहे हैं, अकेले ही आगे बढ़ना है, काफ़ी सारा पैसा एक साथ दिखता है। ऐसे जो टॉन्ट सुने थे, वो टॉन्ट को अपने आप ही आंसर, जवाब मिल रहा है, दिख रहा होता है, तो एक एटीट्यूड में सिल्वर लाइनिंग आ जाता है। जी, अंडर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, उसको टैकल करना कितना टफ है। और अकेले बैठते हैं आप और इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो आपको भी काफ़ी कुछ अपने बारे में पता चलता है। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सी, एवरी फाउंडर गोज थ्रू दैट पॉन्डरिंग फेज इन लाइफ। वो कहते हैं ना कि इट्स वेरी लोनली एट द टॉप, राइट? वी आर नॉट एट द टॉप येट, बट वो जो जर्नी है वो बहुत लोनली है, राइट? बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल, जैसे मैंने कहा, तो वो बहुत क्राउडेड नहीं होता, बिकॉज नॉट वेरी, अ लॉट ऑफ पीपल आर विलिंग टू डू दैट। सो उस चीज़ को टैकल करने का मैंने एक सिंपल तरीका सोचा है कि ज़्यादा सोचिए मत, राइट? इस बारे में। एंड आप किसी भी सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन की बायोग्राफी खोलेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऐसी एक कहानी नहीं दुनिया में हो ही नहीं सकती जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक सब अच्छा हुआ, हो ही नहीं सकता, राइट? आप वो कोई मूवी देखने ही नहीं जाएंगे ना जो हमेशा एक पेस पे चल रही हो, जब तक उसमें एक्शन, ड्रामा और सब कुछ ना हो, राइट? एंड मैं ये मानता हूँ कि वो अप्स एंड डाउन्स देखना बहुत ज़रूरी है। हमने भी कोविड देखा, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का, स्टूडेंट हाउसिंग इंडस्ट्री में कोविड मतलब सबसे वर्स्ट नाइटमेयर जो आप सोच सकते थे। स्टूडेंट्स वर द फर्स्ट टू गो, लास्ट टू कम बैक। वो सबसे पहले गए और सबसे बाद में वापस आए। सो पूरी इंडस्ट्री हिट हो गई थी। उस फेज़ में भी हमने कंपनी को सर्वाइव किया, हमने रिसेशन देखा, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी जो अभी पिछले कुछ सालों में हुई दुनिया में। एंड जो ग्लोबल फाइनेंस मार्केट था वो बहुत अप एंड डाउन चलता रहा, राइट? उस मार्केट में जब भी हम डाउन फेज़ में थे तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है खुद को भी समझाने के लिए कि यार सब अच्छा हो जाएगा। सो मैं ये मानता हूँ कि बी प्रिपेयर्ड
कि मैं अपने आप को ये बहुत पहले से प्रिपेयर कर चुका हूँ कि जैसे ही मैंने एक फाउंडर का रोल लिया था, उस समय मैंने एक इंटरनल इनविजिबल डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया था कि भाई प्रेशर लेना है, सबका लेना है और अपना भी लेना है, और ये लेते रहना है, ये ख़त्म नहीं होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हम आज 1 मिलियन रेस करें या 100 मिलियन रेस करें या 1 बिलियन रेस करें, ये प्रेशर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा, राइट। वो रहेगा ही रहेगा, राइट। क्योंकि एक मॉरल वैल्यू भी है कि आपको इतने सारे लोगों को साथ लेके चलना है, और शायद आप अपनी फ़िक्र ना करें, बट कभी कभी दूसरों की फ़िक्र ज़्यादा रहती है। सो वो रहता है इंट्रोस्पेक्ट करने का, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आते हैं। बट मेरा ये मानना होता है कि बी प्रिपेयर्ड, इट्स नॉट ऑल द फ्लैशी थिंग्स जो आप टीवी पे देखते हैं या मूवीज़ में देखते हैं। कहते हैं ना कि लिंक्डइन पे सब अचीवमेंट्स डालते हैं, बट एक लिंक्डइन खोले अगर जिस पे सिर्फ अपने बैड साइड्स को लोग डाल पाए कि भाई ये करने के दौरान ये करना पड़ता है, वो बहुत लोग नहीं जानते हैं, राइट। और जब वो आप जानने लगेंगे तो आपको समझ में आया कि उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आया कि ये सबके साथ होता है। और जब आप ये समझ जाएंगे कि ये सबके साथ होता है, तो आपको ये एक इंटरनल पीस प्रोवाइड करेगा कि ठीक है, एक स्ट्रगलफुल जर्नी है, जो वो जर्नी लास्ट तक सर्वाइव कर जाता है ना, एंड में जीत उसकी हो जाती है। अभी मैंने रिसेंटली भी कहीं पे एक बहुत अच्छी बात इंस्टाग्राम पे सुनी थी कि जनरली जीत वो लोग जाते हैं जो एंड तक गिव अप नहीं करते हैं, यू नो। एंड इट्स वेरी ट्रू थिंग, राइट। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू क्विट, you generally end up winning, right? Because everybody else around you will eventually quit. So आप अपनी कंपनी पे फोकस करिए, कंपैरिजन ना करिए कोई और क्या कर रहा है। और हाँ, सबकी लाइफ की पेस अपनी अपनी होती है। ये बात भी अगर आप जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो एज अ फाउंडर, एज अ एंटरप्रेन्योर, आपको ये समझ में आएगा कि शायद कोई और आपकी फील्ड में ही कंपनी खोल के 1 साल में शायद आपसे 2x काम करे, आपसे हाफ काम करे या 1/3 काम करे, सब चलता है। सबकी अपनी अपनी जर्नीज़ हैं, राइट। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। आप अपने पे फोकस करिए, लाइक माइंडेड लोगों को रखिए, तो शायद वो आपका वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट थोड़ा सा हो पाए, ज़्यादा तो नहीं होगा। बट इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट हाउ यू थिंक। सोच अच्छी रखिए, पॉजिटिव रखिए, एंड ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो सिल्वर लाइनिंग है, मैं उसको मानता हूँ कि ऑप्टिमिज़म बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। ओवर ऑप्टिमिज़म नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमिज़म और क्रिटिसिज्म लेने का कैपेबिलिटी वो बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप दोनों को कर सकते हैं, आप क्रिटिसिज्म लेके भी ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं चेंजेस करने के बाद, देन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात ही हट जाती है। आपने एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी काफ़ी कुछ बताया, इसमें रोमांस का क्या? सो सी, मेरा मानना ये है कि जनरली टाइम इशू रहेगा हमेशा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस साल 9 महीने के बाद घर गया था, 9 मंथ्स के कंटेनर स्ट्रेच के बाद मैं घर गया था। ऐसा नहीं है कि मैं जा नहीं सकता था, बट टाइम नहीं मिल पाया, राइट। और जब मैं घर गया फिर 7-8-10 डेज़ के लिए, तो रोमांस साइड की बात तो बाद में, फैमिली साइड की भी एक्सपेक्टेशंस होती है। माई फादर इज़ वेरी चिल, माई मदर इज़ अ मदर, सो उनको एक ही घर नहीं आते हो, राइट, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वो चीज़ें होंगी, हमेशा होंगी। हाँ, इफ़ यू हैव अ पार्टनर जो कि इस जर्नी को ना, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जर्नी नॉर्मल नहीं है। इट्स नॉट दैट 9 to 5 जर्नी की 6 बजे शाम को आके 8 बजे मूवी देखने जाना है, रात को डिनर। इट्स नॉट दैट, राइट। हो सकता है संडे को भी मीटिंग्स हो जाए, हो सकता है बर्थडे पार्टीज़ भी मिस हो जाए। मैंने खुद अपनी कितनी सारी बर्थडे पार्टीज़ मिस कर दी हैं। सो वैसे दोस्त रखिए जो इस जर्नी को समझे, वैसे पार्टनर ढूंढिए जो आपकी इस जर्नी को समझे, एंड हैं, लोग हैं। सो देयर इज़ द गुड साइड ऑफ द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड्स योर जर्नी एंड फोकस ऑन दैट साइड, राइट। क्योंकि आपके पास उतना एफर्ट करने का टाइम और एनर्जी नहीं है कि आप जो ये जर्नी को नहीं समझ रहे उसको आप समझा नहीं कर सकते। एंड आई बिलीव इट्स अनफेयर कि आप किसी को ऐसे जर्नी पे लेके साथ में जाए जो रेडी नहीं है इस जर्नी पे जाने के लिए, राइट। एंड अच्छे लोग मिलेंगे। इट्स व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज। सो अभी एक बहुत कॉमन थॉट यंगस्टर्स में फैला हुआ है कि मुझे बिजनेस करना है क्योंकि मुझे अपना बॉस बनना है। आई डोंट वांट टू बी टोल्ड व्हाट टू डू। मुझे किसी का नहीं करना है, मुझे खुद का करना है। बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये मानती हूँ कि एक बार आप अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो आप खुद के बॉस का पता नहीं, बट यू आर आंसरेबल टू योर एम्प्लॉय। योर एम्प्लॉय इंक्लूड्स एवरीवन, योर इन्वेस्टर्स, एवरीवन। सो ये जो थॉट प्रोसेस है, इसको आप किस तरीके से एड्रेस करना चाहेंगे? फॉर दी एब्सोल्युटली रबिश थॉट प्रोसेस है। जो भी ये सोचता है कि आई कांट टेक ऑर्डर्स, आई कांट टेक डायरेक्शंस फ्रॉम पीपल, या मैं वही करना चाहता हूँ जो हमेशा मैं चाहता हूँ, मतलब मैं हमेशा वो करूँगा जो मैं चाहता हूँ, वो लोग जनरली कुछ नहीं कर पाते। ये मेरा मानना है कि आप किसी कंपनी के बॉस भी क्यों ना हो, इफ़ यू आर नॉट ओपन टू फीडबैक, यू आर योर वर्स्ट एनिमी,
राइट. एंड ये बहुत कॉमन सेइंग है. मैं अभी रिसेंटली बैंगलोर में था, वेयर आफ्टर अ कपल ऑफ डेज आई मेट फ्यू पीपल, एंड उसमें एक स्टूडेंट ने सेम बात कही कि आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, आई डोंट लाइक टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम पीपल. मैंने उसको कुछ बोला नहीं वहाँ पे, क्योंकि आई एम नॉट द करेक्टर फॉर एवरीबडी. बट मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये माइंडसेट को जितनी जल्दी हो सके उठा के डस्टबिन में फेंक दें, बिकॉज इससे आप कहीं नहीं जाने वाले. मैंने भी कंपनी में काम किया है, मैंने भी अपने फ्रेंड्स के साथ काम किया जो इस माइंडसेट पे थे, ठीक है, एंड बाद में चल के उन्हें ये बात पे बहुत रिग्रेट होता है कि क्यों वो इस माइंडसेट पे थे. सो इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू बी योर ओन बॉस एंड नॉट टेकिंग एनी ऑर्डर्स फ्रॉम एनीबडी, बिकॉज देर आर पीपल हु आर मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, एंड इफ़ यू डोंट बिलीव दैट देन यू आर लिविंग इन दैट, वो कहते हैं ना कुएं का मेंढक. अब बाहर निकल के देखो, बहुत कुछ है सीखने को, और दुनिया के सबसे बड़े से बड़े लोग भी आज सीख रहे हैं दूसरों से. सो आप और मैं हमेशा उस माइंडसेट में हमेशा होना चाहिए. सो प्लीज़ डोंट फॉलो दैट माइंडसेट कि यू वांट टू बी योर ओन बॉस, दैट्स व्हाई यू स्टार्टिंग कंपनी, यू वोंट बी एबल टू सक्सीड. एक टोटली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, हॉस्टल, पीजीज, ये टोटली अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है. Yes. अभी भी आप हैं मार्केट में, फिर भी ये अनऑर्गेनाइज्ड है, फिर भी काफ़ी सेगमेंट है इस बिज़नेस का जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है. तो वो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को ऑर्गेनाइज करने का जो आपका एजेंडा है, वाई व्हाट वाज द वाई इन यू, कि ये क्यों करना है, वो आग कहाँ से आई? सी, I'll tell you a recent story. मैं बहुत पहले नहीं जाऊँगा कि how we started and why we did it. मेरी my own sister, she got a job in Pune, booked a so-called brand for a hostel brand, and pre-check-in she had to cancel it due to some reasons, because transfer हो गया at the end moment कि joining आपको कहीं और करनी है, and clear clause है कि refund मिलेगा and everything, and it's been over 2 months, no refunds. फ़ोन करेंगे तो कस्टमर केयर फ़ोन नहीं उठाएगा, हाँ कल हो जाएगा, और ये नहीं होगा, मैं जानता हूँ. और जब ये एक ब्रांडेड प्लेयर करता है ऐसा, तो समझिए जो अनब्रांडेड प्लेयर्स होंगे वहाँ पे ये कितना सीवियर लेवल पे ये होता होगा. एंड मुझे ये लगता है कि जब तक आप किसी को टोकेंगे नहीं ना, वो सुधरेंगे नहीं. सो वर्ड शायद मेरा गलत हो, बट इंडस्ट्री को अगर सही करना है ना, तो बहुत ग्राउंड लेवल काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे लेवल पे जाके एजुकेट करना पड़ेगा. चाहे वो फैक्टर्स लाइक फूड, जब हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया यूनिवर्सिटी हेल्दी, जो फूड ब्रांड था, उसमें हमने ये देखा था कि कुछ भी सर्व किया जा रहा है हॉस्टल्स में और बच्चे खा रहे हैं क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है. तो वो सुनने वाले की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी. तो वी वर दैट सुनने वाला कि ओके, विल लिसन व्हाट द प्रॉब्लम इज़, विल ट्राई टू फिगर आउट अ सोल्यूशन एंड ट्राई टू सॉल्व इट जो हमारी कैपेबिलिटी होगी. उस हिसाब से हमने ये शुरू किया था, और एजेंडा ये था कि यार इस इंडस्ट्री को ठीक करना है. होटल इंडस्ट्री को भी ठीक किया गया, ट्रैवल इंडस्ट्री को ठीक किया गया, हर इंडस्ट्री को ठीक किया गया, तो हॉस्टल इंडस्ट्री को क्यों नहीं ठीक किया जा सकता है उस देश में जहाँ पे 60% पॉपुलेशन टीजी है इस इंडस्ट्री का. सो एजेंडा वही था कि आज भी हम अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से समझाते हैं. कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, बट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ओवरनाइट 1-2 साल में नहीं होने वाला. इसको 5-6-7 साल लगेंगे. जोमेटो जैसी कंपनी को भी बहुत साल लग गए इस मार्केट को, अपनी मार्केट को ठीक करने में. और मैं मानता हूँ कि जो भी इरेगुलेटेड मार्केट होते हैं, जो मास मार्केट्स होते हैं, उनको ओवरनाइट सॉल्व नहीं किया जा सकता. एंड आगे जाके जो हम स्टेप्स लेने वाले हैं अभी, वो एक बेंचमार्क सेट करेगा कि इंडिया में हॉस्टल खोलना है तो ऐसा होना चाहिए. दैट शुड बी द मेजरिंग पैरामीटर. डेफिनेटली. राइट. जैसे रेस्टोरेंट्स में मिशेलिन स्टार्स होते हैं ना, तो दैट शुड बी द मेट्रिक, द स्टार मेट्रिक, कि ओके आप इस हॉस्टल से कितना कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को. एंड वो बेसलाइन, वो जो हम करना चाहते हैं उसका वो यही होगा कि दैट वुड बी द काइंड ऑफ द, क्या कहते हैं उसको, माइलस्टोन, कि ओके हॉस्टल मतलब दिस. हमारी टैगलाइन भी है, हॉस्टल्स मतलब यूनिवर्सिटी. सो सिंपल है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, जैसे मैंने कहा हर घर की कहानी है, और उसको सॉल्व करना किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा, वरना अगले 4 जनरेशन तक भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं. राइट. सो समवन विल हैव टू स्टेप डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्रास रूट लेवल पे जाके इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो वही हम करते हैं. सो बात करते हैं आपके क्लाइंट्स की, या आपके जो एंड कस्टमर्स हैं उनकी. R&D, आपने काफ़ी R&D किया होगा इसके पीछे, ठीक है. अब जब आप R&D कर रहे हैं, तो 3 ऐसे प्रॉब्लम्स की बात बताएं कि जो आपने बहुत कोर तक फेस किया है. 3 काफ़ी किए होंगे, बट 3 की आप बात कीजिए. पहला तो SOPs नहीं है इस इंडस्ट्री में, कोई भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है. ओके. राइट. अगर आप हम अहमदाबाद में, मैं आपको अहमदाबाद में ही ऐसे हॉस्टल्स में लेके जा सकता हूँ जहाँ एक रूम में 7 बेड्स हैं,
सिर्फ बेड्स हैं और उसके भी अच्छे खासे रेंट लोग ले रहे हैं, और ऐसे भी हॉस्टल्स में लेके जा सकता हूँ जो अच्छे हैं, ठीक है। और इनके बीच में बहुत हॉस्टल्स हैं, राइट। मेरा हमेशा से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि इस इंडस्ट्री में ना कोई SOP थी ही नहीं, कोई प्लेबुक नहीं थी। आज अगर किसी को एक 3 मिशलिन स्टार या मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट खोलना है या एक 5 स्टार होटल खोलना है ना, तो सेट गाइडलाइंस हैं कि आपके में ये चीज़ें होनी चाहिए, इस लेवल पे होनी चाहिए, इस क्वालिटी की होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको वो टैग नहीं मिलेगा। इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ था नहीं, राइट। तो हम जब भी कुछ स्टैंडर्ड पुश करने की कि यार आप बेड मेकिंग कर दो ना, जब बच्चा नहीं है हॉस्टल चला गया तो वाई डोंट यू मेक द बेड, उनको की ज़रूरत क्या है, उनको कौन बताए कि ज़रूरत है। बट जब तक कोई ये रेगुलेशन इम्पोज नहीं करेगा तब तक वो नहीं करने वाले। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि कस्टमर सपोर्ट मिथ हो चुका था इस इंडस्ट्री में। आप कोटा, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट हब है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप न्यूज़पेपर उठाइए, किसी भी दिन आपको एक नई कहानी मिल जाएगी कि एक डिस्प्यूट हुआ प्रॉपर्टी ओनर और स्टूडेंट के बीच में, वो एस्केलेट हो गया और कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई। वो इसलिए होती हैं क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है, राइट। जब मेरी ओन सिस्टर जो इस इंडस्ट्री में इतने डीपली हैं, वो इस चीज़ से फेस कर चुके हैं ना, तो समझिए कि जो कोई पहली बार आ रहा है वो क्या फेस करता होगा। तो कस्टमर सपोर्ट मिथ थी और इसको बिल्ड करना आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है। तीसरा कि दे आर नॉट ससेप्टेबल टू चेंज। वो एक हमारे ग्रैंडफादर के समय से हॉस्टल्स चलते आ रहे हैं, हमारे फादर भी हॉस्टल्स में रह रहे थे, हम भी हॉस्टल में रह रहे थे, और हमारे आगे की जनरेशन भी हॉस्टल्स में रहेंगे। वो चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि यार अभी ये 25 साल के 26 साल के लड़के आके हमें समझा रहे हैं, हम 50 साल से हॉस्टल्स रन कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस, दैट हैज़ टू चेंज। हम ये नहीं कहते कि आप गलत हैं, हम ये कहते हैं कि आप बेटर हो सकते हैं, आप इम्प्रूव, देयर इज़ ऑलवेज अ विंडो ऑफ इम्प्रूवमेंट। और वो चीज़ ना धीरे अब समझ में आने लगी लोगों को। पीपल आर टेकिंग स्टूडेंट हाउसिंग एज अ प्रोफेशनल मार्केट सीरियसली नाउ, दे आर स्टार्टिंग टू डू दैट, एंड वो अब आगे जाके होगा। मैं कहता हूँ बहुत नेसेंट स्टेज में है अभी, आगे अगले 10 साल इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और होमवर्सिटीज़ अगले 10 साल में एक बहुत प्रोमिनेंट मार्क होगी इस इंडस्ट्री की, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सो बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री को सुधारने के लिए, किसी भी सेगमेंट को सुधारने के लिए, उस मार्केट को डिसरप्ट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जब तक डिसरप्शन नहीं आएगा तब तक चेंज आएगा नहीं, और चेंज अगर स्लोली नहीं आएगा तो कोई उस चेंज को एक्सेप्ट करेगा नहीं। एब्सोल्युटली। सो अब चलते हैं अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ जाते हुए। सौरभ, आप हमें कुछ, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ अटेन किया है अपने लाइफ में, तो आप एक लेवल से एक दूसरे लेवल पे आए, उस लेवल से फिर आगे बढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज़ दैट वन, कोई ऐसी आपकी रेगुलर हॉबी या कोई ऐसा आपका एक एट्रीब्यूट जिसने आपको आज जो आप हैं वो बनने के लिए बहुत मदद की है? मैं ये मानता हूँ कि मैं पर्सनल लेवल पे जो ये काम रेगुलरली करता हूँ वो ये है कि आपके माइंडसेट में तो कोई काम छोटा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस बताता हूँ। जब हमने हेल्दी फैक्ट्री खोली थी अपनी, और उसमें ड्यू टू सम रीज़न क्लीनिंग स्टाफ नहीं था स्टार्टिंग में, या कुछ इशू हो रहे थे, बट फूड तो टाइम पे पहुँचना है, तो मेरी टीम, हमने खुद ने सब कुछ क्लीनिंग की, वहाँ पे सब कुछ किया। अगर किसी दिन ड्राइवर नहीं है तो मेरा कोई भी टीम मेंबर, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस का भी, वो ट्रक चला के ले जाएगा। मैं खुद भी लेके जा चुका हूँ। मेरा ये मानना है ना कि जो फाउंडर है ना, उसको हर वो काम करने के लिए बहुत विलिंग होना चाहिए जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल के लोग कर रहे हैं। जो ग्राउंड लेवल से लेके मैनेजमेंट ऑफिस लेवल तक के लोग हैं, उस बीच के हर वो टास्क को करने के जो कैपेबिलिटी है ना, जिसके अंदर है, वो एक एक्चुअल सही लीडर बनता है। क्योंकि वो बॉस और लीडर में जो फ़र्क है ना, वो समझता है कि आप केबिन में बैठ के एक्सेल शीट्स में कंपनी नहीं चला सकते अगर आपको पता ही नहीं है कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। तो आज मेरे ड्राइवर्स भी मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, मेरा फैक्ट्री का क्लीनर या कोई हॉस्टल का क्लीनर भी मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है। वो लाइन हमेशा ओपन है। मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, मैं अभी अंदर आ रहा था तो मैंने अपने उस ड्राइवर का कॉल आया था, मैंने उसको टेक्स्ट किया कि अभी मुझे 1 घंटे कॉल मत करना। तो ऐसा नहीं कि वो हायरार्की में रीचेबल ही नहीं है, हम लोग हमेशा रीचेबल हैं, 24/7 रीचेबल हैं। फॉर एग्जांपल कल ही मुझे मेरे ऑफिस के ही लोग कह रहे थे कि सर आप ना बोल दिया करिए कि 11 बजे के बाद मुझे कोई कॉल मत करो, बट ऐसा बोल नहीं सकते। रात को 2 बजे भी कॉल आएगा, रात को 3 बजे भी कॉल आएगा, क्योंकि ये मार्केट ओपन मार्केट है। सो मेरा मानना ये है कि मैं किसी काम को छोटा नहीं मानता हूँ, एंड आगे भी जाके नहीं मानूंगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये
अंदर हमारे बन चुका है आज तक। हम खुद ड्राइव करके बच्चों को हॉस्टल्स दिखाने भी ले जाते हैं और कमीशन भी कलेक्ट कर लेते हैं और कॉर्पोरेट बिजनेस मीटिंग्स भी कर लेते हैं, चीफ मिनिस्टर के साथ भी बैठ लेते हैं। सो वो जो आपका रेंज ऑफ ऑपरेशन है ना, वो आपको बहुत मोटिवेट भी करता है कि यार मैं कर लूँगा, वो माइंडसेट। देन यू हैव अ टीम, आपको पता है कि वहाँ पे क्या क्या लैप्सेस हो सकते हैं कि यार ड्राइवर के साथ जैम में फंसेगा, क्लीनर के पास यूटेंसिल्स टाइम पर नहीं होंगे तो कंटेनर्स नहीं क्लीन होंगे, लोडिंग टीम सही से काम नहीं करेगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, प्रेजेंटेशन नहीं रेडी होगा तो प्रेजेंटेशन के समय दिक्कत होगी, राइट। एवरीथिंग यू नो, एंड वंस यू नो दैट, यू आर दैट वन सेट काइंड ऑफ, कहते हैं ना स्विस नाइफ जो सब काम कर लेती है, तो यू शुड बी दैट स्विस नाइफ एंड देन यू शुड हैव अ टीम जो कि एक एक उस नाइफ के एलिमेंट्स को हैंडल कर ले। सो वो मैं मानता हूँ मेरा पर्सनल लर्निंग रहा है कि वो जो 4 साल पुराना सौरभ था और आज के सौरभ में, कि ये सौरभ हर काम कर सकता है ज़रूरत So, आप मुझे याद दिलाते हो रईस के उस डायलॉग की, अम्मी जान कहा करती थी कोई काम छोटा नहीं होता। एग्जैक्टली, कोई काम छोटा नहीं होता, राइट। एंड मैं अब तो मैं ये चीज़ मेरे अंदर इतनी ज़्यादा कोडेड हो गई है कि मैं जब हायर करता हूँ लोगों को ना, तो मैं बहुत क्लियर बोल देता हूँ कि बॉस बी रेडी कि मैं कभी आपको ऐसा कोई टास्क करने की ज़रूरत आए जो शायद आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में ना हो, हाउ विलिंग यू आर टू डू इट, आई विल जज यू ऑन दैट। Okay, so closing our podcast for the day, what is that one book that you have read and you would suggest, जो आप सजेस्ट करेंगे कि हमारे जो भी श्रोता हैं वो उस बुक को पढ़ें और उससे कुछ हासिल करें? ज़रूरी नहीं कि एक बिज़नेस बुक ही हो, बट मैं पर्सनली अगर आपको रेकमेंड करना चाहूँ तो रिच डैड पुअर डैड ज़रूर पढ़ें। वो एक माइंडसेट सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से नहीं बताती है, वो हर पर्सपेक्टिव में आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव लाने का या टू बी ओपन फॉर अदर पर्सपेक्टिव जो शायद सही पर्सपेक्टिव है उसको सिखाती है। आई डोंट जनरली गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू रीड बुक्स, बट ये बुक मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ। मेरे ऑफिस में आप आए हो तो यू नो वी हैव अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो जनरली एजेंडा ये है कि बुक्स वो पढ़ें। फॉर एग्जांपल मेरे पर्सनल आइडल हैं स्टीव जॉब्स, एंड उनकी जो बुक है वॉल्टर आइजैक्सन की, वो पढ़िए, वो मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ एंड मेरे बैग में शायद होगी अभी भी। सो आई ट्राई टू रीड पीपल्स जर्नी। मैं बायोग्राफीज़ पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। आप रीड हॉफमैन की जो बायोग्राफी है वो पढ़ें। तो जनरली स्पेंड टाइम रीडिंग बायोग्राफीज़ ऑफ पीपल हु हैव एक्चुअली डन समथिंग यू नो डिफरेंट। वो आपको ना बिना सजेशन दिए भी सजेशंस दे देती हैं, या बिना लर्निंग्स चैप्टर्स बिना लर्निंग्स बताए भी लर्निंग्स दे देती हैं कि हाँ उस सिचुएशन में उस इंसान ने वो किया था तो आपको क्या करना चाहिए, राइट। सो ऑलवेज़ रीड बायोग्राफीज़। जितनी बायोग्राफीज़ आप पढ़ सकें उतनी अच्छी, जितनी बायोग्राफीज़ आप देख सकें उतनी अच्छी, एंड या दैट्स इट। क्योंकि बच्चों के पास बुक्स पढ़ने के उतने टाइम नहीं होंगे, सो आप अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, अच्छी बायोग्राफीज़ देखें, अच्छी केस स्टडीज़ पढ़ें यूट्यूब पे हर जगह। एंड आप एक वीडियो है टेड टॉक पे, लेसन्स आई लर्न फ्रॉम स्टीव जॉब्स, गाय कावासाकी की, वो ज़रूर देखें। एवरी फाउंडर शुड सी दैट 8 मिनट का वीडियो, राइट। उसमें वो 6-7 चैप्टर्स पे एजुकेट करते हैं कि व्हाट वाज द स्टीव जॉब्स वे ऑफ सॉल्विंग स्मॉल प्रॉब्लम्स। सी दैट आप टेड टॉक सर्च कर सकते हैं, लेसन्स आई लर्न फ्रॉम स्टीव जॉब्स, गाय कावासाकी। गाय कावासाकी वाज द चीफ इंजीनियर ऑफ आईफोन व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर आप बुक्स ना पढ़ पाए तो आप क्लिप्स ज़रूर देखें। So with that, closing our today's session, today's podcast with Saurav. Saurav, thank you so much for being with us here today. We had a wonderful discussion and I'm sure जो हमारे listeners हैं उनको भी काफ़ी कुछ हासिल हुआ होगा हमारे डिस्कशन को सुन के। So thank you so much everyone. Thank you for having me.